जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू तनुष करोटा बायोलॉजी। बहुत ही प्यारा से दिन है आज और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही क्यों चुना सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए। तो बेसिकली मैंने इसीलिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चुना क्योंकि जो सेल है ना वो बेसिकली एज अ की तरह काम करता है। की बोले तो चाबी है ना। मतलब अगर तुमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अच्छे से पढ़ लिया तो तुम बाकी सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के काबिल हो जाओगे। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाला यूनिट जो कि यूनिट नंबर 3 है ना। हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बायो मोलिक्यूल्स को। तो बहुत ही प्यारे से सफ़र पर अपनी कुर्सी की पीठी बांध लें, आज हम चलते हैं। तो हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को ही रीड करेंगे और एनसीईआरटी की लाइनें हमसे क्या कहना चाहती हैं सब कुछ हम देखेंगे और इनके बीच में जो भी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है हम उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी आप पहली लाइन आपसे ये बोलती है कि जब हम अपने आजू बाजू देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, लिविंग को भी देखते हैं और नॉन लिविंग को भी देखते हैं। दो टाइप की तो चीज़ें हमको देखने को मिलती है, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। हाँ या ना, है ना। You must have wondered and asked yourself what is that means an organism living। अब बेसिकली सबसे पहला सवाल ये आता है जब हमको दो ही तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं, या तो लिविंग होगी या तो नॉन लिविंग होगी। तो बेसिकली हम किसको लिविंग कहते हैं और किसको नॉन लिविंग कहते हैं, किस बेस पे कहते हैं, मतलब लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। और व्हाट इज इन एनिमेट, है ना। लिविंग और नॉन लिविंग के लिए दो वर्ड्स यूज अलग अलग यूज हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं एनिमेट, ANIMATE, एनिमेट भी कह सकते हो इसको। किसके लिए यूज करोगे, लिविंग के लिए। और नॉन एनिमेट सॉरी या फिर इनएनिमेट, क्या इनएनिमेट किसके लिए यूज करोगे, नॉन लिविंग के लिए। कोई शक यहाँ तक, कोई शक मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। चलो तो इसको अपन क्लियर करते हैं और अपन अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, ठीक है। थिंग्स डज नॉट, हाँ, इन what is that an inanimate thing does not have which an living thing has। बेसिकली एक inanimate चीज़ में ऐसा क्या नहीं होता जो एक एनिमेट थिंग में होता है। बेसिकली नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस क्या है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो आंसर मिला हमको ढूंढने पर, तलाशने पर, वो ये मिला कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम सेल कहते हैं वो हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलती। समझ गए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, वो है सेल, ठीक है ना। समझ गए। अच्छा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे के सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हुए बेटा, सेल से। चाहे तुम अपनी बात कर लो, चाहे तुम चूहे की बात कर लो, चाहे तुम हाथी की बात कर लो, चाहे तुम स्नेक की बात, किसी की भी बात कर लो, बेसिकली किसी की भी बात कर लो, जो डायनासोर्स थे वो भी, तो सबकी बॉडी मिली किससे बन के थी, वो बन के मिली थी सेल से, है ना। वो बनी किससे मिलकर थी, वो बनी थी सेल से। आ गई बात समझ। Some are composed of single cell and have unicellular or are called unicellular organisms, while other are like us composed of many cells and are called as multicellular organisms। सिंपल सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला यूनिसेलुलर, दूसरे को हमने कहा मल्टीसेलुलर। आ रही है बात समझ, है ना। ठीक है। जो यूनिसेलुलर है बेसिकली वो उन्हें यूनिसेलुलर क्यों बोला, बिकॉज दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आ गई बात समझ। और जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, एग्जाम्पल हम एलिफेंट और भी कई सारे जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। बट जो मेनली हमको देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। अब सवाल हमारे आगे आता है, हाँ सर आपने बोला कि सर एनिमेट इनएनिमेट समझ गए, लिविंग नॉन लिविंग, है ना, कि सेल का डिफरेंस होता है। बट अब हमको बताओ कि सेल होता क्या है ना। हम लोग जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या। तो सब जिज्ञासा आती है मन में कि भाई क्या है ये। तो अब हम लोग जानते हैं कि सेल होता क्या है, ठीक है। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल के दम पर खुद से ही क्या है, जिंदा है, ठीक है, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है।
परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और बेसिकली लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने भी फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई साहब, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। वहाँ पे क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन, आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, आपने पढ़ा था एक्सक्रीशन, आपने पढ़ा था डाइजेशन, है ना? समझ रहे हो बात को? वो सब कुछ कैपेबल है ये यूनिसेल, एक सिंगल सेल, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। आ रही है बात समझ? Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Basically हम ये बोल सकते हैं कि एक सेल से कम जीवन नहीं हो सकता, यानी लाइफ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक सिंगल सेल। ठीक है, अगर पूरी की पूरी सेल प्रेजेंट नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअली लिव कर पाएगा। बेसिकली कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा ना, सेल नहीं है तो। Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of life of all living organisms. Basically life बोल सकते हो of all living organisms. तो basically जो cell है वो क्या है? Fundamental, structural and functional unit of all living organisms. यानी चमका दिमाग में आ गई बात, है ना? कि जिंदगी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। हम सबकी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सेल से। ठीक है, भला ही हम सबकी बॉडी का शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, बट बनाने वाली फंडामेंटल यूनिट्स क्या है बेटा? सेल। ठीक है, अब आप सोचिए, आप अपने जिस कमरे में बैठे उस कमरे को देखो, उस कमरे की दीवारों को देखो। उस कमरे की दीवारों को बनाने वाली बेसिक यूनिट क्या थी? वो थी एक ब्रिक। क्या थी? एक ब्रिक। ठीक है, उसी ब्रिक से मिलकर पूरी की पूरी दीवारें बनी। आ रही है बात समझ? हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, कई सारी सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं दीवार की बेसिक यूनिट क्या है? हम बोल सकते हैं ना ब्रिक है, उसको बनाने वाली ब्रिक है। ऐसी ही हमारी बॉडी को बनाने वाली बेसिक यूनिट क्या है? वो है सेल। क्या है? सेल। समझ गए बात को? कोई शक? मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अपन लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, किसने डिस्कवर करा सबसे पहले हम वो भी देखेंगे। बट मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी को हम बायोलॉजी बोलते क्यों हैं। तो बेटा जो बायोलॉजी वर्ड है ना, जो बायोलॉजी शब्द है बायोलॉजी, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक है हमारा बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग, या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ। क्या बोलते हैं? बेसिकली लाइफ। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। तो बेसिकली लाइफ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है ना? अच्छा, और अब कुछ चीज़ें याद रखिएगा आप। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे? कुछ चीज़ें याद रखोगे, चाहो तो नोट भी कर लो। ये तो ज़रूर नोट कर लेना कि बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, इसके बाद ना बायोलॉजी के फादर कौन थे? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी? ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमेशा हम किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को। किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल। ठीक है, ARISTOTLE। हिंदी में इनको अरस्तु बोला जाता है, इंग्लिश में एरिस्टोटल, TOTLE, है ना? एरिस्टोटल। ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कोई शक? मेरे ख्याल से नहीं होगा। अच्छा, मेरी राइटिंग को लेके कोई शक होगा कि सर आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो कोई बात नहीं है, काम चला लो। ठीक है, और यार अब मेरी राइटिंग से कुछ लोग मुझे अवार्ड ववार्ड मत दे देना, मैं इससे ज़्यादा ख़राब नहीं बना सकता। ठीक है, या हो सकता है कोई टैलेंट डिस्कवर हो जाए, इससे भी ज़्यादा ख़राब बना सकते हैं कभी तो। चलो वो खैर अलग बात है टैलेंट डिस्कवरी की। बट तुम लोग ये समझे, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली लाइफ की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला हमने? एरिस्टोटल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बायोलॉजी जो है उसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। क्या हैं? कई सारी ब्रांचेस। ठीक है, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, यहाँ ना लिख के मैं क्या तुम लोगों को वाइट बोर्ड पे लिख के दिखाऊं? चलो वाइट बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि बायोलॉजी जो है उसकी दो ब्रांचेज हैं। ठीक है ना? क्या है? दो ब्रांचेस। अच्छा, वाइट बोर्ड पे तो पता नहीं ये लिख क्यों नहीं रहा है, वहीं लिखना पड़ेगा, तो हम लोग वही लिखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि बायोलॉजी जो है, हाँ यहाँ पे, हाँ,
बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मेन ब्रांचेज हैं दो। कौन सी बेटा? दो। ठीक है, एक का नाम है बॉटनी। क्या नाम है? बॉटनी। एक का नाम है बॉटनी, जिसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में। ठीक है ना? अच्छा, और दूसरी है जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी। अच्छा देखो, नाम से ही क्लियर होता है। जू का मतलब, जू कहाँ? जू में कौन रहता है? एनिमल्स रहते ना, प्लांट्स तो नहीं रहते। तो जू में किसको रखा जाता है? एनिमल्स को। इसका मतलब जू वर्ड जो है उसका बेसिक मतलब क्या है? किससे रिलेटेड होगा? एनिमल से। किससे रिलेटेड होगा? एनिमल से। समझ रहे हो बात को? एनिमल से। और जो लॉजी है, हमको तो अभी मालूम चल गया था हमको उसका मतलब, वो क्या है? हमारी स्टडी। तो बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स किस ब्रांच में करेंगे हम बायोलॉजी की? हम पढ़ेंगे जूलॉजी। किस में पढ़ेंगे? जूलॉजी में। समझ गए? मेरे ख्याल से समझ गए हो। ठीक है, उसके बाद बात यहाँ थमती नहीं है। बॉटनी के फादर हैं, याद रखिएगा, बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफेरेस्टिस। क्या है? थियोफेरेस्टिस। थियोफेरेस्टिस। CHARASTUS। ठीक है ना? थियोफेरेस्टिस। ठीक है। अच्छा, अब बॉटनी किसकी स्टडी थी बेटा? प्लांट्स की। प्लांट्स में ट्रीज भी इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते? होते होंगे, है ना? होते ही है ना? होते होंगे, क्या होते होंगे सर, कैसी बात करो। तो याद रखना, टी फॉर ट्रीज किसमें पढ़े? बॉटनी में। तो फादर क्या होगा? टी फॉर थियोफेरेस्टिस। ठीक है, ये ट्रिक है, मैंने ऐसे याद करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। आ गई बात समझ? ठीक है। और जो थियोफेरेस्टिस थे ना, थियोफेरेस्ट बोलते हैं, थियोफेरेस्टिस बोलते हैं, ये पता है किसके स्टूडेंट थे? ये थे एरिस्टोटल के। किसके? एरिस्टोटल के स्टूडेंट। ठीक है, कोई डाउट? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? तो बढ़ जाऊँ आगे? ठीक है। अब याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखने की है, वैसे काफ़ी चीज़ें याद रखने की है, ये बेसिक है बेटा, इसको हमेशा याद रखना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना? चलो, तो वो याद रखने की जो चीज़ है वो है कि हमें ये याद रखना है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। बॉटनी के समझ गए एरिस्टोटल है, ठीक है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, बायोलॉजी के समझ गए एरिस्टोटल है, बायोलॉजी के एरिस्टोटल, बॉटनी के थियोफेरेस्टस, और जूलॉजी की मालूम है कौन है? फिर से एरिस्टोटल। ठीक है, समझ गए बात को। और एरिस्टोटल के बारे में एक चीज़ और बताऊं, इन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब इन्होंने पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में बांटा था, दो क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस थी वो? एक थी एनिमल की और एक थी प्लांट की। तो इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। पहले साइंटिस्ट यही थे डिफ्रेंशिएट करने वाले, और इन्होंने प्लांट्स को भी डिफ्रेंशिएट किया था। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज होते हैं ना, पढ़ा है ना? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स का एग्जांपल क्या है? तुलसी, जो कि 1 मीटर से भी कम हाइट होती है इनकी। ठीक है, श्रब जो 1 से 3 मीटर के हो सकते हैं, और ट्रीज जो 3 मीटर से लंबे होते हैं, है ना? एग्जाम्पल क्या है ट्री का? जैसे नीम का पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, है ना, जामफल का पेड़, गुआवा का पेड़ हो गया। ठीक है, और समझ गए बात को? हाँ या ना? आ गई बात समझ, है ना? चलो, तो और एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था हर्ब, श्रब्स और ट्री पे। ठीक है, चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, मेरा कैमरा ज़रा सा हिल गया था, बट कोई नहीं। अब हाँ, नाउ इट्स नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स ना गुड पोजीशन। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा सही है। अब थोड़ा सा सही है, अब सही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक सेकंड में हल्का सा इसको बस सही कर लूँ। आ जाता है बेटा, कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है, बट कोई नहीं, वी हैव टू कोप अप विद इट एंड बस यार, द शो मस्ट गो ऑन, यही सोच के हमें काम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ रही है ना बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सोचते हो कि सर आप इधर क्यों देखते हो, उधर क्यों देखते हो? तो बेसिकली क्या है, तुम्हें स्क्रीन वहाँ दिख रही है, बट कैमरा मेरे यहाँ सामने, और जस्ट उसके ऊपर जो हम NCERT देख रहे हैं ना बुक, वो उसकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। चलो, और भी कोई भी हो तो वो भी कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है हम लोग वो पढ़ते हैं। अच्छा, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, एंटिनो वन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। ठीक है ना?
पहले साइंटिस्ट कौन थे? कोई भी जीवित कोशिका को, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ठीक है। पहले साइंटिस्ट कौन थे जो लिविंग सेल को जिन्होंने खोज निकाला था और डिस्क्राइब किया था? वो थे हमारे एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक। आ रही है बात समझ, हाँ या ना? ठीक है ना। तो कोई भी पूछे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो उनका नाम है एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अच्छा, एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में खास बात बताऊं, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है। ये एक दुकान चलाते थे जो कि जनरल स्टोर था, ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आते नहीं थे, तो इनके पास काफ़ी फ्री टाइम होता था। और जो इनकी हॉबी थी ना, हॉबी क्या बोला मैंने, जो इनकी हॉबी थी ना, वो थी लेंस मेकिंग। क्या थी? लेंस मेकिंग। लेंस मेकिंग। तो लेंस बनाते बनाते इन्होंने ऐसा लेंस का कॉम्बिनेशन बना डाला कि एक इतना हाई पावर का माइक्रोस्कोप बन गया कि इन्होंने जो हमारा नॉर्मल पानी जो बारिश का गिरता है, वो कहाँ गिरता है? ज़मीन पे गिरता है। तो उन्होंने वो ज़मीन वाला पानी उठाया और वहाँ से उसको देखा, तो वहाँ पर इन्हें क्या मिला? बैक्टीरिया, ठीक है। और उन्होंने उस बैक्टीरिया को क्या नाम दे दिया? वाइल्ड एनिमल क्यूल। वाइल्ड एनिमल क्यूल। वाइल्ड एनिमल क्यूल, क्या नाम देते? वाइल्ड एनिमल क्यूब्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ नहीं रुके, इन्होंने पॉन्ड वाटर को भी देखा, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया इन्होंने देख लिया, ठीक है। फिर हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं, ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को खोजने का भी श्रेय किसको जाता है? हमारे एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक अंकल को। आ रही है ना बात समझ? और इन्होंने स्पर्म, इन्होंने ओवम, इन्होंने बहुत सारे जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं ना, सबको खोजने का श्रेय किसको जाता है? एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। और इन्होंने जो पहला लाइफ स्टाइल डिस्कवर करता वो कौन सा था? बैक्टीरिया बेसिकली था, और इन्होंने देख डाला था सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो आप ये समझ गए, आपको खोज करने के लिए साइंटिस्ट होना आपका ज़रूरी नहीं है, आप में बस जुनून होना चाहिए। इनको हॉबी थी, इनको जुनून था, ठीक है। ये सोचते तो यार बैठ के मक्खियाँ मारते रहते, या सोचते कि यार मेरी दुकान नहीं चल रही है, बट इन्होंने उन सब पे फोकस ना करते हुए जो इनकी हॉबी थी उस पर ध्यान दिया, एक ऐसा माइक्रोस्कोप बना डाला जो इतने हाई पावर का था उस ज़माने में, और खोज डाले लिविंग सेल्स, ठीक है। तो बढ़ जाए आगे, है ना। इसके इनसे पहले आए थे एक साइंटिस्ट, बस एनसीईआरटी इनको इनकी बात लिखती है, ठीक है। उनका नाम है रॉबर्ट, अच्छा नहीं नहीं नहीं, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। इनके बारे में आपने पक्का ही 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, तो ही वॉज रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। सबसे पहला सेल, लिविंग सेल नहीं, सबसे पहला सेल। और सेल वर्ड को देने का श्रेय भी, सेल वर्ड को देने का क्रेडिट भी किसको जाता है? रॉबर्ट हुक। आ रही है बात समझ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली इन्होंने क्या करा था? कॉर्क कैम्बियम, ठीक है ना। क्या होता है? जो तना होता है ना, मोटे से पेड़ का जो तना होता है, तो उसके जो वहाँ में कई सारी लेयर्स होती है, उनमें से एक लेयर होती है कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो इन्होंने उस कॉर्क कैम्बियम में, उस कॉर्क कैम्बियम से एक स्लाइस काटी, और उस स्लाइस को, जो इनके पास, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ये रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी थे। क्या था पहले? साइंटिस्ट की एक रॉयल सोसाइटी हुआ करती थी, ठीक है। तो उनकी, उसके मेंबर भी थे ये, बहुत जाने माने उस समय के अच्छे साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने कॉर्क कैम्बियम की थिन स्लाइस काटी, पतली सी, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और उन्होंने खुद ही बनाया था वो माइक्रोस्कोप, उनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। और उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। हनी कॉम्ब समझते हो क्या होता है आप? हनी कॉम्ब का मतलब है मधुमक्खी का छत्ता। क्या है? मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब, ठीक है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने को मिले। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो इमेज भी दिखाऊंगा जो एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी, और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने एक बुक भी छापी, उसका नाम पता क्या था? माइक्रोग्राफी। अच्छा, जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, वो सब आप लोग लिखते भी जाओ, ठीक है, और सुनते तो समझते जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इन्होंने ऐसा हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा उस कॉर्क कैम्बियम का, और उसे ड्रॉ कर दिया एक बुक के अंदर, और उसका नाम क्या रखा? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम रखा? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ठीक है। और ये खोज कब हुई थी? 1665 में। इसके तो बहुत बाद आए थे हमारे एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक भाई साहब, ठीक है ना। उससे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क कैम्बियम को
और कैडमियम की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया था और उसको बोल दिया था कि ये क्या है भाई, सेल। और सेल का लिटरल मतलब पता है क्या होता है? जहाँ रॉबर्ट हुक रहते थे ना, वहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ करा था सेला। क्या वर्ड यूज़ करा था? और इन्होंने बुक कौन सी लिखी? माइक्रोग्राफिया, MICROGRAPHI, है ना, माइक्रोग्राफिया। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं इन सबको, अच्छा नहीं इन सबको नहीं, हाँ यहाँ पे मैं माइक्रोग्राफिया लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड दीजिए मुझे, MICRO माइक्रोग्राफिया, GRAPHI, ठीक है। ये देखो ये वर्ड आ गया, ये है देखो, ये लिखा है मैंने माइक्रोग्राफिया। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। देखा, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक थी। आ रही है बात समझ, है ना। और इन्होंने क्या वर्ड बोला था? सेला, ठीक है। सेला मीन्स लिटिल रूम, ठीक है। सेला मीन्स लिटिल रूम, और जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्जन किया गया तो उसका हमने क्या छोड़ा? बस सेल। और सेला का मतलब क्या होता है, या फिर सेल का मतलब लिटिल रूम्स, ठीक है। ये देखो हनीकॉम्ब में लिटिल रूम का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर ही रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप की इमेज दिखाऊंगा और उन्होंने कैसे देखा था वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ गए ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखो एक चीज़ बताओ, डरना मत कि सर आप इतना सारा बता रहे हो पहली क्लास में, क्या हम कैसे याद कर पाएंगे, या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जब मैं 11th में आया था ना, तब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें परेशान करती थी यार, मुझे बायो अच्छा नहीं लगता यार, मैंने क्यों ले लिया यार, या फिर क्या फ़ायदा है ये सब कुछ पढ़ के। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके नॉलेज गेन करते जाओगे ना, तब आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो बिल्कुल बोझ समझ के मत पढ़ो, मज़े के लिए पढ़ो, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। सोचो ना, 1665 में सिर्फ रॉबर्ट हुक ही ऐसे इंसान क्यों बने जिन्होंने सेल खोज डाला? क्या और किसी को मतलब नहीं था? नहीं था ना, समझ रहे हो बात। रॉबर्ट हुक ने सोचा कि यार मुझे कुछ खोजना है, मुझे कुछ अलग करना है, और उन्होंने खोज डाला। एंटिनो वन ल्यूएनहुक साइंटिस्ट ना होने के बाद भी आज बायोलॉजी इतनी प्रेस्टिजियस बुक, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक में उनका नाम दिया हुआ। कई बड़ी बड़ी खोज के श्रेय उनको दिए गए हैं। सबसे बड़ी खोज का, सबसे पहले लाइफ सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट एंटिनो वन ल्यूएनहुक ने क्यों बने? जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें कुछ करना था, समझ रहे हो। तो इस जुनून को हमेशा अपने अंदर जगा के रखना कि मुझे कुछ करना है, और इसी जुनून से पढ़ाई करना, ठीक है ना। समझ रहे हो, या जो भी काम करो ना इसी जुनून के साथ करना यार, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या क्या खोजा बाद में, ठीक है। इन्होंने 1831 में, 1831 बायोलॉजी में हमें थोड़े से ईयर और थोड़े से नाम ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ। और अगर कोई तुमसे बोले ना बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट, उसको बोलना हाथ जोड़ देना यार उसके, ठीक है। बायोलॉजी रटने वाला नहीं है, हाँ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मैथ्स में तो फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना, बट मेन चीज़ क्या होती है समझना। वैसे ही बायोलॉजी क्या है, एक साइंस है, आर्ट्स तो है नहीं। तो इसमें आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो यार दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिजिक्स में भी रखनी पड़ती है, केमिस्ट्री में भी रखनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, समझने वाली, कैसी हैं, समझने वाली, ठीक है। अच्छा, तो 1831 में हमारे रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने क्या खोज निकाला था, क्या इनको भी लिख के बता दूं? हाँ, तो मैं यहाँ पहले मैं अच्छा क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। ये सब कुछ आप नोट कर लो अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। 3 सेकंड का वक्त देता हूँ, नहीं तो पॉज भी कर लो यार, सर आप क्या वक्त दोगे, हम पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, तो पॉज कर लो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, है ना। चलो, तो मैं क्या बताने वाला था, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे वो आ नहीं पाया, तो हाँ, तो यहाँ पे 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर करा भैया ने? न्यूक्लियस। भैया ने नहीं, मतलब रॉबर्ट ब्राउन अंकल ने, ठीक है ना, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाली बात मेरे ख्याल से नहीं, आ गई बात समझ, है ना। जितना जितना बड़ा सब समझ में आया, ठीक है। अच्छा,
द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, एक सेकेंड, हाँ हाँ, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो पहले ना कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप था, कन्वेंशनल यानी सबसे सबसे कम लेवल वाला, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके एडवांसमेंट होता गया, और एक समय ऐसा आया कि आज जो है हम किसकी मदद से सेल के अंदर जाकर स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऑर्गेनेलीज को खोजा गया, ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा गया, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल क्या होती है, बेसिकली सेल के अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं, कुछ ऐसी बेसिकली कह सकते हो कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जिनका अलग अलग फंक्शन, हम सब देखेंगे एक एक करके, सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे, है ना, ठीक है। तो जिनका क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, और वो हेल्प करती हैं पूरी की पूरी जो लाइफ रिएक्शन चल रही हैं, जो सेल को जिंदा रखे हुए हैं, उन सारी रिएक्शंस को कौन बना के रखे हुए, कौन चला रहा है, वो कर रही हैं लिविंग सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स कर रही है, ठीक है। पर हम लोग उन तक पहुंच कैसे पाए, बेसिकली वो थी, बट उनको खोजा किसके बाद गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले का साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का, रुखसाना नहीं, इधर रुखसाना नहीं कहते, नहीं 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 नहीं, ठीक है। ना रुखसाना ने, ना रितिका ने, ना रंजू ने, किसने किया था, उसका रस्का, ठीक है। नॉल एंड रस्का ने किया था, ठीक है ना, ठीक है। किसने किया था, नॉल एंड रस्का ने। क्या डिस्कवर कर दिया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सर आप रहन दो, देखो मत, है ना, बस बता दो, ठीक है ना। और फिर हम लोग सेल के स्ट्रक्चरल डिटेल्स तक पहुंच गए। आ रही है बात समझ, हाँ मेरे ख्याल से आ रही होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, थोड़ा सा सेल थ्योरी की तरफ। ये सब कुछ समझ गए ना जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं सेल थ्योरी की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास क्या आती है, सेल थ्योरी। अच्छा, अब ना हम सेल थ्योरी को बट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा, आप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, आप उसको पक्का से रिवाइज करना, और जो जो मैंने लिखा वो सब कुछ अच्छे से नोट कर लेना, जो जो मैंने बताया वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और एक बार जहाँ तक हम एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं वहाँ तक आप रीड भी कर लेना, ठीक है। फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि जल्दी आएगी, और बस तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने मम्मी पापा से प्यार करो यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कर देना, ठीक है। और इसको शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी भला हो सके। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। इससे आपकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।